विल जापान का एक आम सा लड़का था, पर एक दिन इसकी मौत हो जाती है और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो खुद को एक दूसरी दुनिया में पाता है। ये दुनिया मैजिक, गॉड्स और मिथिकल क्रीचर्स से भरी हुई होती है। होश आते ही विल देखता है कि इसके आसपास 3 अनडेड क्रीचर्स खड़े हुए हैं। इन्हें देखकर विल बुरी तरह से डर जाता है और इसे लगता है कि शायद से ये हेल में आ चुका है। पर ये तीनों इसे नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि विल की परवरिश करना चाहते हैं। विल भी इनकी इंटेंशंस को समझ जाता है, पर क्योंकि विल के पास अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादें और इसका दिमाग एक अडल्ट के जैसा ही होता है, तो काफी जल्दी इनकी लैंग्वेज को भी सीख जाता है। एक दिन मैरी पहली बार इसे टेंपल से बाहर लेकर जाती है और इसे इस नई दुनिया की खूबसूरती को दिखाती है। इतनी सुंदर दुनिया देखकर विल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसे लगता है कि शायद भगवान ने इसे दूसरा मौका दिया है ताकि इस बार एक अच्छी जिंदगी जी सके। मैरी एक मम्मी प्रीस्टेस होती है और विल के लिए बिल्कुल मॉम की जैसी होती है। गस एक लेजेंडरी गोस्ट विज़र्ड होता है। जब ये बंदा जिंदा था तो दुनिया के सबसे महान मैजिशियंस में से एक था। गस विल को इस दुनिया का इतिहास, मिथोलॉजी और क्रिएशन वर्ड्स के थ्रू मैजिक का यूज करना सिखाता है। तीसरा बंदा होता है ब्लड, जो कि एक स्केलेटन वॉरियर है। ये विल को तलवार चलाना, लड़ना और एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है। धीरे धीरे ये तीनों ही इसका असली परिवार बन जाते हैं। विल अपने नए परिवार के साथ काफी खुश रहता है, पर इसे हमेशा फील होता है कि ये तीनों इससे कुछ राज छुपाते आ रहे हैं। पर फिर भी इनसे सवाल नहीं करता क्योंकि ये खुद भी अपनी रीइंकार्नेशन और अपनी पिछली जिंदगी का सच इनसे छुपा रहा होता है। कई सालों की ट्रेनिंग के बाद एक दिन ब्लड और गस फैसला करते हैं कि अब विल असली कॉम्बैट के लिए तैयार है। ब्लड बिना वार्निंग दिए अपनी तलवार से विल पर हमला कर देता है। विल मुश्किल से ही इस हमले से बच पाता है, पर एक्सेलरेशन स्पेल का यूज करके दूर निकल जाता है और रास्ते में पानी का एक गड्ढा बना देता है जिसमें ब्लड फिसल कर नीचे गिर जाता है और स्पाइडर वेब स्पेल का यूज करके इसे बांधने की कोशिश करता है, पर ब्लड इस जाल को काट देता है और अगले ही पल विल की स्वॉर्ड को इसके हाथ से छिटक देता है। इस फाइट से विल को समझ में आ जाता है कि इसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सिर्फ फाइट ही नहीं, मैरी इसे रोजमर्रा की जिंदगी भी जीना सिखाती जाती है ताकि हर सिचुएशन में खुद को संभाल सके। एक दिन ट्रेनिंग से लौटते हुए विल देखता है कि मैरी अर्थ गॉडेस के टेंपल के अंदर प्रार्थना कर रही होती है। विल को वहाँ पर जाने की इजाजत नहीं होती है, पर क्यूरियोसिटी की वजह से ये छुप कर अंदर चला ही जाता है और जैसे ही इसकी नजर मैरी पर जाती है तो शॉक रह जाता है। मैरी पूरी तरह से आग की लपटों में घिरी होती है। विल बिना कुछ सोचे समझे इसकी तरफ आगे बढ़ जाता है और इसे बचाने की कोशिश करने लगता है। इस चक्कर में इसके हाथ जलने लगते हैं और बेहोश हो जाता है। जब इसकी आंखें खुलती हैं तो इन तीनों को अपने सामने पाता है। मैरी रो रही होती है, मुझे माफ कर देना, मैं डर गया था। और मैरी इसे सच बताती है। मैरी बताती है कि ये तीनों कभी इंसान हुआ करते थे, पर मौत के बाद इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की वजह से इनकी सोल्स आगे नहीं बढ़ पाई। इसी वजह से इन्होंने अनडेड गॉड के साथ एक डील कर ली और अनडेड मॉन्स्टर्स में बदल गए। तब से अर्थ और लाइफ की गॉडेस मैटर इन्हें अपना दुश्मन मानती है। इसी वजह से जब भी मैरी मैटर से प्रार्थना करती है तो इसका शरीर आग में जलने लगता है, पर फिर भी सालों से बिना रुके उनकी प्रार्थना करती आ रही है। 5 साल बीत जाते हैं पर अब विल 13 सालों का हो चुका होता है। इतने सालों में ये लगातार गॉड्स की प्रार्थना करता रहता है और मेडिटेशन में इतना ज्यादा माहिर हो जाता है कि बिना खाए पिए लगातार 5 दिनों तक ध्यान लगा सकता है। दूसरी तरफ गस इसकी मैजिकल ट्रेनिंग दिन ब दिन और भी मुश्किल बनाता जाता है, जबकि ब्लड इसकी रोज फिजिकल ट्रेनिंग करवाता है ताकि फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो सके। एक दिन ब्लड इसे एक स्केलेटन के साथ भिड़वाता है। ये एक अनडेड मॉन्स्टर होता है और बोलता है कि तुम्हें इसे हराना होगा। विल इस मॉन्स्टर को हरा देता है। क्या बात है, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो। हाँ जानता हूँ, मैं हूँ ही जीनियस। ब्लड डिसाइड करता है कि अब वक्त आ चुका है कि विल असली दुनिया का सामना करे। ब्लड विल को एक पुराने और डिस्ट्रॉयड हो चुके विलेज में लेकर जाता है। कई साल पहले ये जगह इंसानों और डॉग्स से भरी हुई एक खुशहाल जगह हुआ करती थी, पर एक भयानक तबाही ने सब कुछ खत्म कर दिया और तब से यहाँ पर सिर्फ अनडेड मॉन्स्टर्स ही बचे हैं। ब्लड विल को शहर के नीचे बने अंधेरे टनल्स में छोड़ देता है और बोलता है कि अब तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा और अपना रास्ता खुद ढूंढना होगा। यही तुम्हारी ट्रेनिंग है। और ऐसा बोलकर रोशनी को बुझा देता है और यहाँ से गायब हो जाता है। विल अंधेरे में अकेला रह जाता है, पर इसके बावजूद घबराता नहीं। मैजिक से रोशनी क्रिएट कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। तब इसके सामने कुछ स्केलेटन मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, पर विल इन्हें आसानी से हरा देता है। पर कुछ दूर चलने के बाद इसके सामने एक खतरनाक सा स्केलेटन वॉरियर आ जाता है जिसके हाथों में एक स्पीयर होता है। एक पल के लिए विल डर जाता है, पर तभी इसे ब्लड की ट्रेनिंग याद आती है। दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर इसके हमले से बच जाता है और मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन विल अपनी इंस्टिंक्ट्स का यूज करके उस स्पेल को कैंसिल कर देता है और पूरी ताकत से इसके सर पर हमला करता है। इस हमले में इसकी तलवार टूट जाती है, पर ये मॉन्स्टर भी खत्म हो जाता है। फाइट के बाद विल इस मॉन्स्टर का स्पीयर उठा लेता है और ध्यान से देखने पर इसे पता चलता है कि ये स्पीयर ड्वार्फ्स के द्वारा बनाया गया एक मैजिकल वेपन है और स्पीयर को अपने साथ लेकर टनल से बाहर जाने लगता है। पर जैसे ही इसे लगता है कि एग्जिट पास ही है, इसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। मुड़कर देखता है तो सामने गस खड़ा होता है। विल खुश हो जाता है और इससे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, पर इस बार गस कुछ नहीं कहता। इसके चेहरे पर एक अजीब सी सीरियसनेस होती है और विल डर जाता है। विल को लगता है कि शायद से ये भी ट्रेनिंग का ही हिस्सा होगा, पर तभी बिना कुछ कहे गस एक स्टोन गोलम तैयार कर देता है और सीधा विल पर हमला करवा देता है। विल जल्दी से पीछे हट जाता है, गोलम को तोड़ देता है और गस के लगाए हुए मैजिकल ट्रैप्स से भी बचता जाता है। पर धीरे धीरे गस एक साथ बहुत सारे पावरफुल स्पेल्स को कास्ट करता जाता है और अब विल के लिए हर एक हमले को रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। विल नीचे गिर पड़ता है और देखता है कि गस अगले हमले के लिए तैयार खड़ा है और तभी विल को लगने लगता है कि गस इसे सच में मारना चाहता है और ये बंदा गद्दारी करने निकला है और अपने स्पीयर को लेकर पूरी स्पीड से गस की तरफ आगे बढ़ जाता है इसे जान से मारने के लिए। पर जैसे ही स्पीयर इसके सीने के पास पहुंचता
पहुंचता है, विल उसे रोक लेता है। इसके हाथ कांपने लगते हैं और विल रोने लगता है। मैं आपको मेरे दादा की तरह मानता हूँ और अगर आप सच में मुझे मारना चाहते हैं तो मैं आपसे नहीं लड़ूंगा। आप मुझे ऐसे ही मार दीजिए, मैं अपने ही परिवार को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विल की बातें सुनते ही गस अचानक से हंसने लगता है। मुझसे थोड़ी सी ज्यादा ही एक्टिंग हो गई। क्या बात है बच्चे, तुमने टेस्ट पास कर लिया है। ये सुनकर विल हैरान हो जाता है और खुश हो जाता है, पर इसे यकीन होता है कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं थी और गस अभी भी इससे कोई बड़ा राज छुपा रहा है। दोनों टनल से बाहर निकलने लगते हैं और वापस टेंपल लौट आते हैं। विल फैसला करता है कि गस के साथ जो कुछ भी हुआ इसके बारे में मैरी और ब्लड को कुछ नहीं बताएगा। गस विल को उस मैजिकल स्पीयर की असली ताकत के बारे में बताता है जो कि इसे टनल के अंदर मिला था और समझाता है कि ये स्पीयर अपनी मर्जी से रोशनी पैदा कर सकता है और मैजिक की मदद से अपनी लेंथ को छोटी या बड़ी भी कर सकता है। इसके बाद विल हर रोज उस रूइंड विलेज के टनल्स के अंदर जाकर मॉन्स्टर्स का शिकार करने लगता है। धीरे धीरे विल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि हर एक मॉन्स्टर को आसानी से हरा डालता है और वहाँ से पुराने आर्मर्स और दूसरा जरूरी सामान भी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। गस भी देखता है कि विल अब काफी कुछ सीख चुका है, इसीलिए उसकी पढ़ाई और ट्रेनिंग धीरे धीरे कम करने लगता है। एक रात गस विल को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है, जब तुम 15 सालों के हो जाओगे बच्चे तो ब्लड तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़ाई को हार जाओ, पर ऐसे हारना कि ब्लड को शक न हो कि तुम जानबूझकर हारे थे। ये बात सुनकर विल हैरान हो जाता है कि भाई ये ऐसे क्यों बोल रहा है, पर इसका रीजन क्या है दद्दू? मैं तुम्हें अभी इस राज के बारे में नहीं बता सकता। नहीं दद्दू, अगर आप मुझे वजह नहीं बता सकते तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। पर गस कुछ नहीं कहता है। अगले कुछ महीनों तक विल और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है और अपनी बॉडी और अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को पहले से कहीं ज्यादा इंप्रूव कर लेता है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब ब्लड इसके साथ लड़ने के लिए इंतजार कर रहा होता है। दोनों अपनी तलवारें निकालते हैं और इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्लड शुरुआत से ही विल के ऊपर भारी पड़ने लगता है और खतरनाक पावरफुल अटैक्स करता है। विल बहुत ही मुश्किल से इन्हें ब्लॉक कर पाता है और धीरे धीरे विल पीछे धकेला जाने लगता है, पर तभी अचानक से अपनी स्ट्रेटेजी को बदल लेता है और ब्लड की तलवार पर हमला करके इसी की फोर्स का यूज करता है। हवा में उछलता है और सीधा इसके सीने में तलवार घुसा देता है। ब्लड भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि भाई ये कैसा हमला था, पर ब्लड भी इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। ये जल्दी से विल को दूर फेंक देता है और अपनी तलवार को इसकी पसलियों के बीच में घुसा देता है और तभी ब्लड अपनी दूसरी तलवार को विल की गर्दन पर रख देता है। ये लड़ाई यहीं पर खत्म होती है, तुम्हें अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए बच्चे। फाइट खत्म होते ही मैरी भाग कर विल के पास जाती है और गुस्से में ब्लड को डांटने लगती है। ब्लड इसकी डांट को सुनता जाता है जबकि विल इन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद तीनों साथ बैठते हैं। ब्लड विल की तारीफ करता है और बोलता है कि भले ही तुम डुएल नहीं जीत पाए पर तुमने काफी अच्छे से फाइट की। जी मॉम और डैड। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। ब्लड अपनी सबसे कीमती चीज विल को देता है, अपनी लेजेंडरी पर्पल डीमन स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। ये लो बच्चे। पर मैं तो लड़ाई को हार गया था, तो आपने मुझे ये स्वॉर्ड क्यों दी? ये तुम्हारी जीत का रिवॉर्ड नहीं है बच्चे, बल्कि तुम्हारे नए सफर की शुरुआत का तोहफा है। इस तलवार का नाम ओवरेटर है। ये इतनी खतरनाक डीमन ब्लेड है, खुद भगवान भी इससे डरते हैं। इस तलवार से किसी दुश्मन को चोट पहुंचाने पर उसकी लाइफ फोर्स इस स्वॉर्ड के ओनर को हील कर देती है। पर इस ताकत की एक बड़ी कीमत भी है। जितना ज्यादा कोई इस तलवार पर डिपेंडेंट रहेगा उसकी अपनी ग्रोथ उतनी ही रुकती जाएगी। इसलिए तुम्हें इस तलवार पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। जी पापा, मैं समझ गया। मैं इस तलवार को अच्छे से यूज करूंगा। ओवरेटर तलवार देने के बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि अब वक्त आ चुका है विल को उस सच को बताने का जो 15 सालों से इसे छुपाया गया था। ब्लड बताता है कि बहुत समय पहले सभी डीमन लॉर्ड्स एक साथ हो गए थे और उनका मकसद था पूरी दुनिया पर कब्जा करना। उन सभी का लीडर एक बहुत ही खतरनाक डीमन था जिसे हाई किंग कहा जाता था। उसके पास यही लेजेंडरी स्वॉर्ड ओवरेटर थी। ये तलवार उसकी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देती थी। हाई किंग अपने ही शरीर को जानबूझकर जख्मी किया करता था। उसके खून और मांस से नए डीमंस और पावरफुल सोल्जर्स पैदा होते थे और ओवरेटर की लाइफ स्टील पावर का यूज करके वो दूसरों को मारकर खुद को जल्दी से हील कर लेता था। इसी खतरनाक कॉम्बिनेशन की वजह से उसने धीरे धीरे पूरे देश पर ही कब्जा कर लिया और हर जगह तबाही मचा दी। उस वक्त गस, जो कि दुनिया का सबसे महान जादूगर था, एक प्लान बनाता है। इसके साथ ब्लड और प्रीस्टेस मैरी भी होते हैं। तीनों मिलकर हाई किंग की सिटी के अंदर घुसकर उसकी डीमन स्वॉर्ड चुराने का फैसला करते हैं, क्योंकि बिना ओवरेटर के हाई किंग खुद को हील नहीं कर पाएगा और नए डीमंस को बना नहीं पाएगा। लेकिन जब वो उनके सामने पहुंचता है तो हाई किंग एक विशाल डीमन के रूप में बदल जाता है। वो बंदा तलवारबाजी में इतना ज्यादा माहिर हो चुका होता है कि ब्लड की तलवार इसे छू तक नहीं पाती है। आखिर में गस और मैरी मिलकर किसी तरह से हाई किंग को एक पावरफुल स्पेल के अंदर बांध देते हैं। पर उसी वक्त अनडेड गॉड स्टैग्नेट यहाँ पर आ जाता है और इन तीनों के सामने एक डील रखता है और बोलता है कि अगर तुम तीनों मेरे सर्वेंट बन जाते हो तो मैं पूरे देश से सभी डीमंस का खात्मा कर दूंगा। पर दुनिया को बचाने के लिए ब्लड, मैरी और गस बिना एक सेकंड भी सोचे अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर देते हैं और इसकी इस डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस डील के बाद ब्लड एक स्केलेटन में बदल जाता है, गस एक भूत बन जाता है और मैरी एक प्रीस्टेस मम्मी बन जाती है। स्टैग्नेट अपने वादे को पूरा तो करता है पर डीमंस को खत्म करने की जगह उन सभी को अनडेड क्रीचर्स में बदल देता है और तब से ही पूरी दुनिया ऐसी अजीब सी बन जाती है। पिछले 200 सालों से हम तीनों हाई किंग की सील की रखवाली कर रहे हैं ताकि वो विशाल डीमन दोबारा से आजाद ना हो जाए। ब्लड विल को इसके बचपन का सच बताता है। एक दिन कुछ डीमंस टेंपल के अंदर एक छोटे से बच्चे को लेकर आए। उनका इरादा था कि इस बच्चे के सेक्रीफाइस को देकर किसी डार्क गॉड की हेल्प से हाई किंग का सील तोड़ना था, लेकिन ब्लड ने उन सभी डीमंस को मार गिराया। गस बोलता है कि इस बच्चे को यहीं जंगल में छोड़ दो, लेकिन मैरी और ब्लड ने इसकी बात को नहीं सुना। दोनों ने मिलकर उस बच्चे को अपने
अपने बेटे की तरह पालने का फैसला किया और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि विल होता है। ये सब बताने के बाद मैरी उठकर विल को गले से लगा लेती है और प्यार से कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। ब्लड भी इसे देख कर कहता है कि मुझे तुम पर बहुत ही ज्यादा गर्व है बच्चे। इनकी बातें सुनकर विल को एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे ये दोनों इसे हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हों। तभी अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं। ये बादल पूरे टेम्पल पर छा जाते हैं और इसके अंदर से एक विशाल सा डीमन क्रीचर सामने आता है। ये खुद अनडेड गॉड स्टैग्नेट का एक अवतार होता है और बोलता है कि अगर तुम अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर चुके हो तो अब अपनी सोल्स को मुझे वापस कर दो। इस गॉड की प्रेजेंस इतनी ज्यादा भयानक होती है कि विल घबरा जाता है और तभी जमीन फट जाती है और तभी गस यहाँ पर आ जाता है और विल से चिल्लाकर कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। गस एक साथ कई सारे पावरफुल स्पेल्स को कास्ट करके स्टैग्नेट के एवटार को बांध देता है और लगातार डिस्ट्रक्टिव मैजिक बरसाकर इस एवटार को हरा देता है और इसे दोबारा से वापस भेज देता है। गस विल के पास जाता है। अब सब कुछ ठीक है बच्चे। एक पल के लिए विल को भी लगता है कि खतरा टल चुका है, पर अगले ही पल गस के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ब्लड और मैरी भी जख्मी होकर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। विल शॉक्ड रह जाता है। तभी इसके पीछे से स्टैग्नेट दोबारा से इसके सामने आ जाता है। तुमने बस मेरे क्लोन को हराया था, असली गॉड को कोई नहीं हरा सकता। स्टैग्नेट विल के पास जाता है और बताता है कि ब्लड, मैरी और गस इसके सर्वेंट है, पर तुम्हारी वजह से इन लोगों ने मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया। इसी वजह से मैं इनकी सोल्स को दोबारा से वापस ले रहा हूँ। विल हैरान हो जाता है और घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। बस स्टैग्नेट इसके सामने एक ऑफर रखता है। मेरी आर्मी ज्वाइन कर लो, फिर तुम हमेशा अपने परिवार के साथ खुशी से रह पाओगे। मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। और ऐसा बोलकर यहाँ से गायब हो जाता है। स्टैग्नेट के जाते ही विल इन सभी को टेम्पल के अंदर लेकर आता है और इसे समझ आता है कि गस इतने सालों से इसे सच क्यों नहीं बता रहा था। स्टैग्नेट आसानी से इनकी सोल्स को वापस ले सकता था। गस ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, पर अपने ही स्टूडेंट को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इस सच को समझते ही विल खुद को ही इन सभी का जिम्मेदार समझने लग जाता है। विल को अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगती है। इससे लगता है कि पहले भी इसने अपने माँ बाप को सिर्फ निराश ही किया था और अब इस नई जिंदगी में भी ये उसी गलती को दोबारा से कर बैठा है। विल पूरी रात रोता रहता है और रोते रोते ही सो जाता है। अगली सुबह जब इसकी आंखें खुलती हैं, तो ब्लड, मैरी और गस बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं ताकि विल खुद को गिल्टी न माने। लेकिन अब विल भी इनसे कुछ छुपाना नहीं चाहता है और इन्हें अपने रीइंकार्नेशन के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है, मैं अपनी पिछली जिंदगी में एक निकम्मा इंसान था और मुझे लगता है कि हर एक जिंदगी में मैं वैसा ही रहने वाला हूँ। ये सुनकर मैरी को गुस्सा आ जाता है और विल को एक जोरदार चांटा लगाती है और बोलती है कि दोबारा अपने बारे में कभी ऐसी घटिया बात मत कहना। और विल इसकी बात को समझ जाता है और बोलता है कि मैं अब किसी भी कीमत पर आप सभी की रक्षा करूंगा। इसके बाद विल टेम्पल में जाकर गॉड्स के सामने प्रार्थना करता है। 24 घंटे पूरे हो जाते हैं और विल दोबारा से स्टैग्नेट के पास जाता है अपना जवाब देने के लिए। विल इसकी आंखों में देख कर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करने वाला, मैं तुम्हें हराऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। विल के इस जवाब को सुनते ही स्टैग्नेट हंसने लग जाता है और अपनी पावर्स का यूज करके अनडेड मॉन्स्टर्स की एक फौज खड़ी कर देता है। सारे मॉन्स्टर्स विल पर टूट पड़ते हैं। विल अपने स्पीयर से कई सारे मॉन्स्टर्स को हरा डालता है, कुछ को मैजिक वेब्स में बांध देता है और एक्सेलरेशन स्पेल का यूज करके इतनी तेजी से हमला करता है कि स्टैग्नेट तक ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। पर दुश्मन बहुत ही ज्यादा होते हैं। इतनी लंबी लड़ाई के बाद विल बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। स्टैग्नेट सभी मॉन्स्टर्स को रोक देता है और इसकी तारीफ करते हुए कहता है, मेरी आर्मी का जनरल बन जाओ बच्चे, तुम हमेशा अपने परिवार के साथ रह सकोगे। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि जैसे विल इसके ऑफर को मान लेगा और इसका सर्वेंट बन जाएगा। विल इसके पास जाता है और जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है इसकी तरफ, तभी ओवरेटर तलवार को पकड़कर स्टैग्नेट के हाथ को काट डालता है। तलवार से निकले हुए जादुई कांटे स्टैग्नेट को बांध देते हैं और विल लगातार इस पर हमला करता जाता है। लेकिन स्टैग्नेट के हमले तुरंत भरने लगते हैं और विल एक फाइनल हमले से इसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक जहरीला सांप आ जाता है और इसकी टांगों को लपेट लेता है और विल को काट लेता है। विल बेहोश हो जाता है। जब इसकी आंख खुलती है तो खुद को एक शांत और रोशनी से भरे हुए एक स्वर्ग में पाता है, जहाँ इसकी मुलाकात एक खूबसूरत डिवाइन परी से हो जाती है। ये जगह इसे जानी पहचानी लगती है, पर इसे याद नहीं आता है कि ये जगह इसने पहले कब देखी थी। विल इस परी को देखकर समझ जाता है कि ये लाइफ और रीबर्थ की गॉडेस है। इसका नाम है ग्रेसफील्ड। यही वो देवी थी जिसने विल की मौत के बाद इसे उस नई दुनिया में जन्म दिया था। तुमने स्टैग्नेट का ऑफर क्यों ठुकरा दिया? मेरी पिछली जिंदगी बिल्कुल बेकार थी। मैं दोबारा वैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया में एक अच्छा इंसान बनकर जीना चाहता हूँ और सबसे बढ़कर मैं अपने परिवार की हिफाजत करना चाहता हूँ। ग्रेस विल इसकी बातें सुनकर खुश हो जाती है और इसे अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स को देने का फैसला करती है। मेरी कसम खाओ और हमेशा मेरे साथ चलने का संकल्प लो। और जैसे ही विल इसके हाथ को पकड़ता है, इसकी आंखें खुल जाती हैं। विल दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है, जो कि इस वक्त बैटल फील्ड के अंदर होता है। विल जल्दी से उस सांप को हटाता है, अपने घुटनों के बल बैठकर ग्रेस फील्ड के लिए अपनी ओथ लेता है और उसका डिवोटी बन जाता है। पर अगले ही पल विल का पूरा शरीर नीली डिवाइन फ्लेम से चमक उठता है और स्टैग्नेट समझ जाता है कि ग्रेस फील्ड ने विल को अपनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं। पहली बार इसके चेहरे पर घबराहट दिख रही होती है। विल अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ता है और बोलता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी गॉडेस को समर्पित करता हूँ। मैं बुराई का अंत करूंगा और जो दुखी होगा उसकी रक्षा करूंगा। स्टैग्नेट जल्दी से अपनी अनडेड आर्मी को विल पर हमला करने का ऑर्डर दे देता है, पर विल बिना डरे इन सभी मॉन्स्टर्स की तरफ आगे बढ़ जाता है और ग्रेसफील्ड की डिवाइन पावर डिवाइन टॉर्च का यूज करता है। इस हमले की वजह से सभी मॉन्स्टर्स सिर्फ मरते ही नहीं बल्कि उनकी आत्माओं को शांति भी मिल जाती है और पीसफुली अगले जन्म की साइकिल में चले जाते हैं। इसके बाद विल एक्सेलरेशन स्पेल का यूज करके सीधा स्टैग्नेट की तरफ आगे बढ़ जाता है। स्टैग्नेट जल्दी से हवा
में उछलकर डस्ट मैजिक का यूज करता है और अचानक से गायब हो जाता है। विल को समझ नहीं आता कि ये चला कहाँ गया और ग्रेसफील्ड इसे इशारा करती है कि स्टैगनेट इसे छोड़कर टेंपल की तरफ जा चुका है और अब इसका असली निशाना इसका परिवार यानी कि ब्लड, मैरी और गस है। विल घबरा जाता है और जल्दी से अपने एक्सेलरेशन स्पेल का यूज करके पूरी स्पीड से टेंपल की तरफ आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर पहुंचते ही विल देखता है कि गस किसी तरह से स्टैगनेट को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और जबकि ब्लड अपनी जान की परवाह किए बिना मैरी को बचाने के लिए इसके सामने खड़ा होता है। स्टैगनेट इनके बहुत ही करीब पहुंच चुका होता है और विल समझ जाता है कि ये वक्त पर इसे नहीं रोक पाएगा और इसके परिवार की मौत हो जाएगी। तभी अचानक से एक तेज रोशनी पूरे टेंपल को घेर लेती है। अर्थ गॉडेस मैटर खुद यहाँ पर प्रकट हो जाती है और मैरी की रक्षा करती है। तब पता चलता है कि इतने सालों से मैरी की सच्ची भक्ति को देखकर अर्थ गॉडेस ने इसे कब का माफ कर दिया था और इसकी भक्ति से इम्प्रेस हो गई थी। मौका देखते ही विल ब्लड और मैरी के ऊपर डिवाइन टॉर्च का यूज करता है ताकि इनकी सोल्स चैन से रीबर्थ के साइकिल में वापस जा सके। पर असल में ये विल का ही एक प्लान होता है। विल को पूरा भरोसा होता है कि जैसे ही ये ब्लड और मैरी की सोल्स को डिवाइन टॉर्च का यूज करके अगली लाइफ बर्थ साइकिल में भेजने की कोशिश करेगा, स्टैगनेट इसे रोकने के लिए जरूर सामने आएगा और बिल्कुल ऐसा ही होता है। स्टैगनेट जल्दी से अपनी डार्क पावर्स से डिवाइन टॉर्च को रोकने की कोशिश करने लगता है पर तभी ब्लड अचानक से इसके पीछे से आकर इस पर हमला कर देता है। स्टैगनेट इसके हमले से बच तो जाता है पर इसका ध्यान भटक चुका होता है और इस मौके का फायदा उठाकर विल आगे बढ़ता है और बिजली की रफ्तार से स्टैगनेट की तरफ आगे बढ़ जाता है। स्टैगनेट स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है पर गस इसके स्पेल को कैंसिल आउट कर देता है। अगले ही पल विल सीधा इसके सीने में अपनी तलवार को घुसा देता है और इसे दीवार से सटा देता है और ग्रेसफील्ड के ब्लेसिंग्स और ओवरेटर की पावर का एक साथ इस्तेमाल करता है और लगातार इस पर हमले करते जाता है और स्टैगनेट को मार गिराता है। फाइट खत्म होते ही विल नीचे जमीन पर गिर जाता है। ब्लड, मैरी और गस तुरंत इसके पास दौड़ कर आते हैं और इसका शुक्रिया अदा करते हैं इनकी जान बचाने के लिए। पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो बच्चे। तुमने तो भगवान स्टैगनेट को भी हरा दिया, हाँ, जो कि आज तक हम नहीं कर पाए थे, वो तुमने कर दिखाया। पर जैसे ही ब्लड और मैरी बाहर जाने के लिए उठते हैं दोनों अचानक से लड़खड़ाकर नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। क्या हुआ? स्टैगनेट के मरने के साथ ही उसके साथ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो भी टूट चुका है। अब हम लोग अनडेड बनकर इस दुनिया में और नहीं रह पाएंगे। हमारा वक्त आ चुका है बच्चे, अब हमें मरना होगा और अगली रीबर्थ की साइकिल में जाना होगा। इस सच को सुनकर विल टूट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पर ब्लड और मैरी इसे प्यार से समझाते हैं कि इन्हें अगली बर्थ साइकिल में जाना ही होगा। 200 सालों तक स्टैगनेट का सर्वेंट बनने के बाद अब आखिर इन्हें भी एक नॉर्मल जिंदगी जीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्लीज विल, हमें रोको मत। विल रोने लगता है और ब्लड और मैरी इससे कहते हैं कि तुम्हारी आने वाली जिंदगी आसान नहीं होने वाली है बच्चे। तुम्हारे सामने बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो हमेशा एक अच्छे इंसान बने रहना और ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करना। धीरे धीरे ब्लड और मैरी की सोल्स इनके अनडेड शरीर से बाहर निकलने लगती हैं। पहली बार विल इनका असली ह्यूमन रूप देख पाता है और ग्रेसफील्ड खुद इनकी सोल्स को रीबर्थ के साइकिल की तरफ ले जाती है। अगले दिन विल एक पहाड़ी पर खड़ा होता है और ब्लड और मैरी के शरीर को दफन करता है। इनकी कब्र के सामने खड़े होकर वादा करता है कि अभी एक लंबी यात्रा पर निकलेगा और जितनी बार भी पॉसिबल होगा इनसे मिलने आता रहेगा। तभी गस इसके सामने आता है। विल हैरान होकर पूछता है कि आप अभी तक जिंदा कैसे हैं? ये तो भाई मैं भी पूछना चाहता था इससे, ये क्यों नहीं गया? हाँ, वो इसीलिए है क्योंकि मैंने स्टैगनेट के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से नहीं तोड़ा था। मेरे पास अभी भी लगभग 10 साल बचे हुए हैं बच्चे। तब तक मैं हाइकिंग की सील की रखवाली करूंगा जब तक तुम इतने मजबूत ना हो जाओ कि तुम उस जिम्मेदारी को संभाल पाओ। गस एक बोरी भरकर खजाना विल को देता है और बोलता है कि तुम्हारे आगे आने वाले सफर में तुम्हें इस पैसे की जरूरत होगी। विल इसका शुक्रिया अदा करता है, अपने कमरे में जाकर आखिरी बार अपना सामान समेटता है और टेंपल को हमेशा के लिए छोड़कर आगे बढ़ जाता है। गस इसके साथ इसे छोड़ने आता है और विदाई के वक्त इससे कहता है कि तुम्हारा कोई सरनेम तो आज तक हुआ ही नहीं। बच्चे, तुम्हारा नाम होगा विल जी मैरी ब्लड, ताकि तुम्हारे नाम में ब्लड और मैरी हमेशा जिंदा रहे। टेंपल छोड़ने के बाद विल अपनी नई जर्नी को शुरू करता है और घने जंगलों से गुजरता हुआ रास्ते में मिलने वाले बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हराता जाता है और अपने साथ लाए गए खाने से जंगल में गुजारा करता है। काफी दिनों तक चलने के बावजूद भी इसे एक भी इंसान नजर नहीं आता है। तभी दूर इसे एक बस्ती दिखाई देती है और खुशी से इसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। पर जब यहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि ये पूरा विलेज पूरी तरह से बर्बाद और वीरान पड़ा था। विल इस शहर के पास बहती हुई एक नदी को देखता है और इसके पास जाकर ग्रेसफील्ड से प्रार्थना करता है कि यहाँ पर भटकती हुई सभी आत्माओं को शांति देना और दोबारा से उन्हें रीबर्थ के साइकिल में भेज दीजिएगा। अगले दिन विल नदी के साथ साथ चलना शुरू कर देता है इस उम्मीद में कि शायद बहते हुए पानी के साथ इसे कोई इंसानी बस्ती मिल जाएगी। कुछ देर बाद जंगल में जाते हुए झाड़ियों में से एक जंगली सुअर बाहर निकलता है और विल पर हमला कर देता है। विल जल्दी से अपने स्पेयर का यूज करके इसे मार गिराता है और तभी इसकी नजर इस सुअर के शरीर पर लगे हुए एक तीर पर जाती है और समझ जाता है कि आसपास कोई इंसान मौजूद है और तभी एक एल्फ आर्चर सामने आ जाती है और अपने तीर को सीधा विल की तरफ तान देती है।